कल हमने देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती है। पदार्थ के बाहर जितना कुछ होता है वो सब क्या होता है? भौतिक अभिक्रिया, यानी भौतिक अभिक्रिया फिर भौतिक परिवर्तन। पदार्थ के बाहर जितनी चीज़ें होती हैं, बाहर से देखने पे, टच करने पे, वो सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है। और जब उस पदार्थ के अंदर जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन, या उसी को हम कहते हैं आगे रासायनिक अभिक्रिया। जो इस चैप्टर में आपका पहला टॉपिक था वो आपका यही था, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आपको कल ही बता दिए थे। बताओगे इसके बारे में, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? जब किसी पदार्थ के अंदर उनके अणुओं में, परमाणुओं में या फिर उनके यौगिकों की संरचना में परिवर्तन होता है तो उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया फिर रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। जैसे दूध जब दही बन जाता है तो दूध पहले तरल था, उसका स्वाद दूसरा था, लेकिन जब दही बन जाता है उसका स्वाद भी बदल जाता है, उसका कलर भी हल्का फुल्का बदल जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया होता है। जैसे हम लोग कल कागज़ जला रहे थे, तो कागज़ जलाने के दौरान कागज़ जला और जलने के बाद क्या बनाया? राख में बदल गया। तो पहले कागज़ दिखने पर सफ़ेद था, उसके बाद वो जल करके उसका अवक्षेप ब्लैक कलर काला बच गया, उसमें से कुछ गैसें निकली, कुछ तापमान में परिवर्तन हुआ। तो जब किसी पदार्थ के साथ ऐसी घटनाएं होती है तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखे थे। लोहे में जंग लगना, लोहे को अगर हम बाहर रख देते हैं तो 1 दिन 2 दिन के बाद उस पर हवा और पानी के संपर्क में आने की वजह से उस पर एक पतली परत चढ़ जाती है, इसे हम कहते हैं लोहे में जंग लगना। तो भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया समझा गया ना। रासायनिक अभिक्रियाओं को हम सिर्फ देखते हैं, जैसे हो गया तो हो गया, उसे लिखते नहीं है। जब उस रासायनिक अभिक्रिया को लिखोगे तो वह हो जाता है रासायनिक समीकरण। 2 चीज़ों पे ध्यान देना मेन में। पहला हमने क्या देखा? हाँ बोलो। अंडा भी हो सकता है ना? अंडा उबालना। हाँ, अंडा जब उबालते हैं, अंडा पहले क्या होता है? पारदर्शी होता है, उसका सफ़ेद वाला पार्ट और बीच में पीला वाला होता है। तो जब उसको हम उबाल देते हैं तो सफ़ेद वाला पूरा दूधिया कलर का हो जाता है, तो उसके अंदर परिवर्तन होता है ना। और फिर से ऐसा नहीं ना कि जो दूधिया वाला अंडा है उसको फिर से हम वो पारदर्शी वाले में चेंज कर देंगे। रासायनिक है ना? हाँ, रासायनिक है, वो भी रासायनिक है। खाने का बनाना भी रासायनिक है। तो जितना हम देखते हैं वो सब का सब रासायनिक अभिक्रिया। अगर उसी को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में, यानी कि सिंबल, अक्षर का प्रयोग करके अगर यहाँ पे लिखते हैं तो हो जाएगा रासायनिक समीकरण। देखो 2 चीज़ होता है। पहला मतलब रासायनिक अभिक्रिया, एक बार फिर से हम रिविजन कर रहे हैं। रासायनिक समीकरण वह होगा जिससे हम रासायनिक अभिक्रिया को दिखाते हैं। जैसे हमें पानी बनाना है, क्या बनाना है? पानी। तो पानी बनाने के लिए आपको पहले पानी का फार्मूला पता होना चाहिए। पानी का फार्मूला क्या होता है? H2O। चलिए आपको पता है। मान लीजिए हमको पानी बनाना है, हमें पानी का फार्मूला पता ही नहीं है, तो हम 2 गैसें लेते हैं। एक गैस होती थी कौन? ऑक्सीजन। और एक गैस कौन होती है? हाइड्रोजन। और जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है? पानी। तो ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई, इसे हमने करा दिया। लेकिन कैसे पता करेंगे ये ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोजन क्या है और दोनों मिलकर के पानी किस रूप में बनाए हुए हैं? तो इसे दिखाने के लिए हम सिंबल का प्रयोग करते हैं, प्रतीक। क्या कहते हैं उसको? प्रतीक। तो ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है? ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है? अक्षर बताओ, ABCD में दिखाते हैं ना ऑक्सीजन को। ओ होता है ना। अब ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन गैस है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? O2। ध्यान दो, O2 लिखते हैं। जितनी भी गैसें होती हैं वो हमेशा O2, N2 ऐसे फॉर्म में होती है। लेकिन जो अक्रिय गैस होता है, जैसे हम बता दे रहे हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान, ये अक्रिय गैसें हैं। और अक्रिय गैसें कभी भी O2 के फॉर्म में नहीं रहती। ठीक है। जितनी भी सक्रिय गैसें होती है, जैसे नाइट्रोजन लिखेंगे आप, नाइट्रोजन का आप हमेशा क्या लिखेंगे? N2। जब नाइट्रोजन गैस कहेगा तो N2 लिखना। अब नाइट्रोजन परमाणु कहेगा तो सिर्फ N लिखना। हाइड्रोजन परमाणु कहेगा तो सिर्फ O लिखना। ठीक है। लेकिन जब गैस की बात आ जाए तो O2, N2, H2 ऐसे लिखते हैं। ठीक है। लेकिन इन गैसों को भी याद कर रख लेना, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ये भी गैसें हैं, लेकिन ये कभी भी इस फॉर्म में नहीं रहती हैं। कहने का मतलब कभी भी अभिक्रिया नहीं करता है, कभी भी नहीं करता है। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारा उड़ता है ना आसमान में, कौन सी गैस भरी जाती है गुब्बारे में? हाँ, हीलियम। गुब्बारे में हाँ सही भरी जाती है हीलियम। वही तो पूछ रहे हैं, गुब्बारे में कौन सी गैस भरते हैं? देखो गुब्बारे में हल्की गैस भरनी रहती है, तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन होता है, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। क्योंकि हाइड्रोजन जलता है, अगर गुब्बारे में उस गैस को भर के अगर किसी बच्चे को दे रहे हैं, आग के पास जाएगा, गुब्बारा ब्लास्ट कर जाएगा, तो दुर्घटना हो सकता है। इसलिए हाइड्रोजन की जगह उस पर हम क्या भरते हैं? हीलियम। हीलियम भरने के दौरान क्या होता है? हीलियम अक्रिय है, आग से जलाओगे कभी नहीं जलेगा। इसीलिए गुब्बारे में जो गैस भरी जाती है, कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम।
देखो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, देखो पहले 100 वाट का बल्ब आता था, 0 वाट का बल्ब आता था, जिसके अंदर टंगस्टन का फिलामेंट लगा रहता था, जो आग जैसा जलता था अंदर से। तो उनके अंदर भी अक्रिय गैसें ही भरी जाती थी। जैसे अलग अलग कलर के बल्ब होते थे ना, कोई नीला होता था, कोई काला होता, काला तो नहीं होता था, लाल होता था, हरा होता था, तो उसके अंदर यही अक्रिय गैस सब भरे जाते थे। ठीक है, क्योंकि अक्रिय गैस क्रिया करते नहीं है और फिलामेंट नहीं जलता था। क्या ऑक्सीजन का आपने बताया कि ऑक्सीजन को हम लिखेंगे O2 और हाइड्रोजन को हम कैसे लिखेंगे, बताइए। सर ऑक्सीजन को दें तो H बनेगा। हाइड्रोजन का जैसे O2 सॉरी ऑक्सीजन का O2 होता है, हाइड्रोजन का क्या लिखेंगे H2। क्या लिखेंगे H2। हाइड्रोजन का हमने लिख दिया H2, ये हमारे पास हाइड्रोजन का हो गया H2। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे, पानी। और पानी का फार्मूला क्या होता है H2O। पानी का फार्मूला होता है H2O। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों मिलकर के क्या बना लिए, पानी। पानी बन गया ना। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, इनकी संख्या भी देख ले करो। इनकी ऑक्सीजन की संख्या कितनी है यहाँ पे, 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन की 2। तो इन दोनों को बैलेंस भी करना रहता है। जैसे मान लो मेरे पास एक गिलास में पानी है और एक गिलास में चीनी है। पानी हमने 1 लीटर लिया, चलो हम पानी को किलो में लेते हैं, 1 किलो पानी और 1 किलो चीनी, दोनों को घोलेंगे तो जो घोल तैयार होगा कितने किलो का होगा, 2 किलो। ये तो सबको पता है कि द्रव्यमान कभी नष्ट नहीं होता है, न ही उत्पन्न होता है, हमने द्रव्यमान संरक्षण केंद्र में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या होनी चाहिए 2-2 होनी चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन कितना दिख रहा है यहाँ पे 2 और ऑक्सीजन कितना करना है हमको 2। तो कभी भी इसके अंदर तुम कोई परिवर्तन नहीं करोगे, ये जो दिख रहा है इसके अंदर तुम्हें परिवर्तन नहीं करना है, इसके बाहर हमेशा परिवर्तन करना है। जैसे तुम उसके अंदर परिवर्तन करोगे उसका पूरा संरचना बदल जाएगा, वो पानी से कोई और यौगिक में बदल जाएगा। ठीक है, इसलिए हम हमेशा कहाँ परिवर्तन करेंगे, आगे इसके करेंगे। तो अभी यहाँ पे ऑक्सीजन आपको दिख रहा है 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है नहीं है, देखो 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे देखो इस संख्या पे लिखी हुई है, जहाँ पे कुछ नहीं होता पे 1 होता है ना। ऐसे मैथ में हम लिखते हैं x लिखते हैं y लिखते हैं, तो इसके सामने कुछ चीजें छिपी होती है, प्लस का चिन्ह छिपा होता है, नीचे 1 छिपा होता है, 1 घात छिपा होता है, 1 का मल्टीप्लाई छिपा होता है, ये सब दिखती नहीं ना उसके आगे। ऐसे यहाँ पर सिर्फ अकेला O है ना, अकेला O के सामने 1 छिपा हुआ है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी हुई 1। इसके आगे अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं 2, हमने यहाँ पे लगा दिया 2। अब गिन लो, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया, हाइड्रोजन कितना होगा 2 2 जा, वो ध्यान में मल्टीप्लाई करना है हमको, 2 2 जा 4। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 4, तो यहाँ पे भी 2 लगा दिया 4। देखो ये भी 4, ये 2 2, सब संतुलित हो गया। तो ये जो हमने संतुलन किया है इसे हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं इसको, संतुलित रासायनिक समीकरण। एक बार फिर से हम ऊपर से रिवाइज कर रहे हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं वे होती हैं जिनके अंदर पदार्थ के अंदर परिवर्तन होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहोगे। एक लाइन में सिंपल, और पदार्थ के अंदर कोई परिवर्तन हो, वो बदल जाए, वो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। जैसे हमने लोहे पे जंग लगना देखा, दूध का दही में बदलना देखा, लोहे पे तो जंग लगा दिया, कागज का जलना देख लिया, कोयले का जलना देख लीजिए, या फिर खाने का बनना देख लीजिए। इन सभी चीजों में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया। और जब उसी को आप ऐसे प्रतीक के रूप में लिखना चालू कर देंगे मैथमेटिकल फॉर्म में, तो क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण हो जाएगा। इन दोनों का डिफिनेशन और इन दोनों के बारे में समझ गए। रासायनिक अभिक्रिया हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। अब आता है रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया सिर्फ एक ही प्रकार की नहीं हो सकती है। खाना बनाना कोई और रासायनिक अभिक्रिया है, दूध से दही जमना कोई और रासायनिक अभिक्रिया है, या फिर किसी चीज़ को हम तोड़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से तो और चीज़ है। हम दवाई खाते हैं, हमारा बुखार ठीक होता है, हमारी तबीयत सही होती है, तो उसके दौरान हमारी बॉडी में अलग टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या प्रकार की होती हैं, इस क्लास 10 में हमें मुख्यतः 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है। हम बोल रहे हैं, आप ध्यान देते रहिएगा। पहला हमारा है संयोजन अभिक्रिया, क्या है, दूसरा हमारा आता है वियोजन अभिक्रिया, क्या कहते हैं, तीसरा आता है विस्थापन अभिक्रिया, और चौथा आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। फिर से रिपीट कर रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। चारों याद रहेंगे। अब इसमें से हम पहले वाले पे चलते हैं। पहला वाला क्या बताया, संयोजन अभिक्रिया। जो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हमें पहला देखना है वो आता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन के नाम से ही आपको कुछ लग रहा होगा कि उसके अंदर क्या होगा, मतलब संयोजन, नाम में संयोग दिख रहा है, हाँ, संयोग का मतलब होता है जोड़ना। तो पहला जो हम रासायनिक अभिक्रिया इसमें अंदर देखेंगे वो है
संयोजन अभिक्रिया। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, हम सिर्फ यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया लिख रहे हैं, ठीक है। अब संयोजन अभिक्रिया के नाम में ही आपको दिख रहा है संयोजन, इसे इंग्लिश में कहते हैं एडिशन रिएक्शन। ऐड जैसे नहीं करते हैं 2 + 2 होता है 4, ऐसे यहाँ पर हम संयोजन अभिक्रिया में ही करते हैं। संयोजन अभिक्रिया में ध्यान देना, संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके अंदर 2 छोटे छोटे पदार्थ आपस में जुड़ करके एक बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या होता है संयोजन अभिक्रिया? जो होता है जो छोटे छोटे पदार्थ आपस में जुड़ करके एक बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं। हो जाएगा। एग्जाम्पल में अभी हमने पानी बनाया था, तो पानी का आपने क्या लिया था? H2 लिया था और प्लस O2 लिया था। H2 O2 क्यों लिया था तो बता दिए ना, क्योंकि ये गैस है और गैस हमेशा ऐसे ही अणुओं के फॉर्म में होते हैं। अब दोनों मिलकर क्या बनाए? H2O और कितनी की मात्रा में? 2 की मात्रा में। अब देखो संयोजन अभिक्रिया आपने क्या देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जुड़कर सिर्फ एक ही प्रकार का यौगिक बना रहे हैं। वो यौगिक क्या है? पानी। ठीक है। अब इसके दौरान एक और एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए कोयले का जलना। कोयले का फार्मूला क्या होता है? व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कोल? बोलो। कोयला कैसा होता है? काला होता है। देखो तो कोई भी चीज मैक्सिमम जो काली होती है उसके अंदर कार्बन पाया जाता है, लेकिन कार्बन पाना, कार्बन का संकेत क्या होता है? सी। तो वही होता है कोयले का। ठीक है। कोई अगर तुमसे पूछ ले हीरे का फार्मूला क्या होता है, क्या बोलोगे? हीरे का बोल सर जी इजी होता है ना। हाँ इजी होता है। एजी नहीं होता उसका। एजी मतलब होता है सिल्वर, चांदी का होता है। देखो अब समझा रहा है। देखो जितनी भी चीजें कार्बन की बनी है, चाहे पेंसिल का नोक ग्रेफाइट होता है वो भी कार्बन की बनी है, तो उसका भी फार्मूला कार्बन है। उसके अंदर सिर्फ कार्बन ही होता है और कुछ नहीं होता है। हीरा है उसके अंदर सिर्फ कार्बन ही होता है और कुछ नहीं होता है, तो उसका भी फार्मूला क्या होगा? सी। कोयला हम लेते हैं तो उसके अंदर मैक्सिमम कार्बन ही होता है, 90% से ऊपर ही, तो इसलिए उसका फार्मूला क्या रखेंगे? सी। अब जब कार्बन कोयले को हम जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनता है? CO2। यहाँ पर हमने बना दिया CO2। एक और एग्जांपल ले लो, NH3 हम लेते हैं। जैसे मान लो हमको बनाना है नाइट्रोजन गैस का फार्मूला बताओ। नाइट्रोजन का N होता है ना, तो नाइट्रोजन गैस कह दिया तो N2 लग देता है। तो यहाँ पे क्या रख दिया? अब गैस है तो यहाँ पे आप चाहे तो G लिख सकते हैं। ठीक है। केमिकल इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, समीकरण। N2 हो गया। अब इसके अंदर हमें मिलाने हैं हाइड्रोजन। यहाँ पे हम करते हैं प्लस H2। जब नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन मिलेगा तो क्या बनाएगा? अमोनिया, NH3। ठीक है। अब इसको भी हमें बैलेंस करना है। बैलेंस अभी किया जाएगा। अमोनिया को देखो आंसू गैस के तौर पर भी यूज किया जाता है कभी कभी। जो आंसू गैस होते हैं उसमें तो अलग टाइप के लगाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए अधिकतर मात्रा में अमोनिया का उसमें यूज किया जाता है। ठीक है। कभी कभी लोग इसे आंसू गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। जैसे पुलिस होते हैं जो अगर भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस की गोले दागते हैं, तो उसका फार्मूला अलग होता है, सबको पता है, लेकिन उसके अंदर अधिकतर तौर पर कभी कभी अमोनिया ही यूज किया जाता है, तो इसलिए कभी कभी इसे आंसू गैस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन कितना है? 2। हाइड्रोजन कितना है? 2। अब यहाँ पे इनकी संख्या गिन लो। नाइट्रोजन कितना है? 1। और हाइड्रोजन कितना है? 3 है ना। तो चलो इसको हम संतुलित करते हैं। क्या हम इसके अंदर कुछ कर सकते हैं? NH3 के अंदर नहीं, NH3 के अंदर नहीं करेंगे, हम इसके बाहर करेंगे। जैसे हमने H2O के अंदर कुछ नहीं किया, कहाँ किया? बाहर। NH3 के बाहर हमें ऐसा क्या करें कि नाइट्रोजन की संख्या 2 हो जाए। जैसे हम यहाँ पर ऑक्सीजन 2 करना था तो हमने इसके आगे 2 लगा दिया। ऐसे नाइट्रोजन को 2 करना है तो कहाँ लगाएंगे? आगे। तो आगे कितना लगा दें हम? 2। तो हमने आगे इसके 2 लगा दिया। चलो आगे अगर 2 लग जाएगा तो नाइट्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। लेकिन अब हाइड्रोजन कितना हो गया? गिनो। 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई करना है, ध्यान देना। 3 2 जा 6। हाइड्रोजन 6 हो गया और नाइट्रोजन कितना था? 2 था। तो अब हाइड्रोजन को भी इधर संतुलित करना है, तो हाइड्रोजन इधर संतुलित करने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। अब 2 में किसका मल्टीप्लाई करें कि वो 6 हो जाए? 3 का। तो 3 यहाँ पे लिखेंगे नहीं, हमेशा इसके सामने लिखेंगे। यहाँ पर कितना लिख दिया हमने? 3। तो अब आपका ये बैलेंस भी हो गया। ठीक है। यानी कि संतुलित हो गया। और इस संतुलित रासायनिक समीकरण ही हमेशा संतुलित रासायनिक समीकरण हमेशा मायने रखता है। वैसे आपने लिख दिया H2 + O2 = H2O, वो मायने नहीं रखता है, क्योंकि हमने उसके अंदर मॉलिक्यूल की जो संरचना है उसको कभी बैलेंस नहीं किया। हमेशा बैलेंस करना जरूरी है केमिस्ट्री में। ठीक है। कभी भी आप ऐसे केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं, रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं, तो आप उसे बैलेंस जरूर करेंगे। यानी कि ये जो तीर देख रहे हैं, तीर के इस पार वाले को हम उत्पाद कहते हैं, इस पार वाले को हम क्या कहते हैं? उत्पाद।
उत्पाद को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट, और तीर के इस पार वाले को, सबको, कुछ भी हो इस पार, उसे हम कहते हैं अभिकारक। ये देख चीज आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको एरो दिख रहा है, इस एरो के बाद वाले को क्या कहेंगे? उत्पाद। इस एरो के पहले वाले को क्या कहेंगे? अभिकारक। कुछ भी हो इधर, इस तीर के पहले कोई भी कुछ भी आ जाए, इतना लंबा कुछ भी सूत्र लिख दिया जाए, वो सब के सब क्या होंगे? अभिकारक। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही रहे तो अभिकारक है, यही रहे। इस तीर के इस पर जितना दिख रहा है सबका सब क्या है? अभिकारक है। और उस तीर के उस पर जितना दिख रहा है वो सब के सब क्या है? उत्पाद है। उत्पाद का मतलब होता है प्रोडक्ट, और अभिकारक का मतलब को हम कहते हैं इंग्लिश में रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। अब एक चीज ध्यान दो, ये तीर जो दिख रहा है वो हमेशा इसी तरफ क्यों रह रहा है? क्योंकि सर संतुलित सर जी इसको कर रहे हैं ना। जैसे नहीं, ये क्योंकि सर हाँ कि जो छोटे छोटे तत्वों से मिलाकर ही ना उत्पाद बना है इससे। नहीं, ये बता रहा है कि अब क्रिया इधर से इधर हो रही है, Yes, sir. ठीक है। ये दिशा बता रहा है क्रिया की, ऐसा नहीं कि इधर से इधर बन जाएगा, ये इधर से इधर बन रहा है। जी सर। इसका एक एग्जांपल समझाएं। देखो, कोयला जला के तुमने कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, फिर क्या कार्बन डाइऑक्साइड फिर से कोयला बना देगा अपने आप? नहीं बना पाएगा ना। कोयला हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से कोयला हम नहीं बनाते हैं। तो ये अब क्रिया सिर्फ एक दिशा में हो रही है, ठीक है। तो ये तीर दिखाते हैं कि क्रिया सिर्फ इधर हो रहा है। देखो, इस तीर को कई तरीके से लगा सकते हैं। जैसे आप पानी के अंदर जब करंट फ्लो करते हैं तो पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के दोनों टूट जाते हैं। कभी ट्राई किए हो? पानी के अंदर दोनों वायर लेके बिजली का उसी में डाल दो, पानी के अंदर दो तार लेके बिजली का डाल दो, उसके अंदर से छोटे छोटे बुलबुले निकलेंगे पानी के अंदर, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें होती हैं। एक दिखा रहे हैं यहाँ पे रिएक्शन, ये था हमारे पास H2O ना जी सर। तो ये हमने ले लिया H2O। अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं H2O, और H2O के जब अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। अब यहाँ पर हमने तीर इस तरफ ही क्यों नहीं लगाया? यहाँ पर भी हमें तीर ऐसे लगाना चाहिए था। अगर हम ले रहे हैं H2O, ऐसे एक तीर लगाते, लिख देते H2 प्लस O2, लिख सकते थे ना जी सर। लेकिन हमने तीर इस तरह आधा तीर इधर आधा तीर इधर कर दिया। ये भी आधा तीर है, ये भी आधा तीर है, दोनों आधा आधा एरो हैं। तो इसे लगाने का रीजन ये है कि अब क्रिया दोनों तरफ से हो रही है। इधर पानी को हम तोड़ के हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना देंगे, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन जोड़ के फिर से पानी बना देगा, ठीक है। इसे फ्यूचर फ्यूल कहते हैं हाइड्रोजन को। ये जो हाइड्रोजन है इसे इसलिए इसका कहते हैं इसको फ्यूचर फ्यूल, भविष्य का ईंधन। इससे 0% प्रदूषण होता है। जो रॉकेट यूज किए जाते हैं, जो अंतरिक्ष में जाते हैं स्पेस में, उसके अंदर हम पेट्रोल नहीं यूज करते हैं, ना डीजल यूज करते हैं, ना कैरोसिन, कुछ नहीं। उसके अंदर क्रायोजेनिक इंजन यूज करते हैं, और उसके अंदर हम हाइड्रोजन को फ्यूल के तौर पे लेते हैं, ईंधन के तौर पर, और ऑक्सीजन लेते हैं। दो चीजें होती हैं वहाँ पे, फ्यूल के तौर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीडाइजर के तौर पर ऑक्सीजन। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल रहा है, तो क्या बना रहा है? पानी। तो यहाँ पर कोई प्रदूषण हो रहा है क्या? नहीं, कहीं प्रदूषण नहीं हो रहा है, 0% प्रदूषण है यहाँ पे। इसीलिए इसे आप क्या कहते हैं? ग्रीन एनर्जी भी कह सकते हैं, ग्रीन ऊर्जा, जिसे आप कहते हैं हरित ऊर्जा। ग्रीन एनर्जी वह होता है कि जैसे मान लो कोई भी सामान तुम बना रहे हो, ऊर्जा बना रहे हो, वहाँ से प्रदूषण 0% हो रहा है, उसे आप कहते हैं ग्रीन एनर्जी। क्या कहते हैं? ग्रीन एनर्जी। जैसे हम कोयले को जलाते हैं तो ग्रीन एनर्जी नहीं है, क्योंकि कोयला जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, और ये क्या देता है? प्रदूषण देता है। लेकिन वहीं पर अगर हम मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ करके पानी भी बना लिया, और हमको ऊष्मा भी मिल गई, ऊर्जा भी मिल गई, तो प्रदूषण 0। तो वहाँ से उसे हम क्या कहेंगे? ग्रीन एनर्जी। एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, सोलर पैनल देखे हो? तो सोलर पैनल अगर धूप में रख देते हैं तो जो बिजली बनता है, तो वहाँ से कितने % का प्रदूषण होता है? 0%। क्योंकि धूप पड़ता है, बिजली बन गई, बीच में कोई गैस वैस निकला? नहीं निकला, तो भी क्या है? ग्रीन एनर्जी है। एक और एग्जांपल ले लो, पवन चक्की देखो, वाइंड मिल जी सर, जो हवा से घूम के बिजली बनाता है। अब हवा से घूम के बिजली बना रहे, वहाँ पे कोई प्रदूषण हो रहा है? नहीं हो रहा, तो भी क्या है? ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी या फिर ग्रीन एनर्जी कहते हैं। एक एग्जांपल और ले लो, पानी वाला डैम देखो, जिससे बिजली बनाते हैं, पानी से बिजली। नदियों को ऐसे रोक देते हैं और ऊपर बांध बना देते हैं, नीचे टरबाइन लगा जाते हैं, और पानी स्पीड से गिरता है तो टरबाइन घूमता है। एक्सपेरिमेंट किया जाएगा हम लोग आगे। तो जब टरबाइन घूमेगा तो टरबाइन घूम के क्या बनाता है? बिजली। आपको पता है कोई भी मोटर ऐसे घुमा देंगे तो बिजली बनता है। तो वहाँ से पानी गिरना, बिजली बनना, उसके दौरान कोई प्रदूषण नहीं, तो भी क्या कहलाएगा? ग्रीन एनर्जी कहलाएगा। आप इलेक्ट्रिसिटी है तो आप कह सकते हैं ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, आप ग्रीन एनर्जी कहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में जुड़कर क्या बना दिए? पानी। और इसीलिए हमने इस तरफ दोनों तरफ तीर इसलिए लगाया क्योंकि ये पानी फिर से जुड़कर ये बना देगा, और ये फिर से टूट करके ये बना देगा, ठीक है। और ऐसी अभिक्रिया को आप कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय, ठीक है।
नहीं बोल पा रहे हो, उत्क्रमणी अभिक्रिया, रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। रिवर्स रिएक्शन बोल लो। रिवर्स। हाँ रिवर्स, रिवर्स मतलब आगे पीछे दोनों तरफ से हो सकता है, इसे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो हमने देख लिया, हमने संयोजन अभिक्रिया देख लिया, इसमें कहीं दिक्कत होगा संयोजन में? नहीं सर। ठीक है, अब अगला जो अभिक्रिया आता है वो आता है वियोजन अभिक्रिया। अब हमारे पास आता है सेकेंड नंबर, उसे हम कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। अच्छा, कभी किसी भी केमिकल रिएक्शन को तुम तोड़ के चेक किए हो? केमिकल रिएक्शन किसी चीज को कभी तोड़ा है? हाथ से तो आपने तोड़ा होगा, और किस चीज से नहीं तोड़ा? आपका वियोजन अभिक्रिया। चलिए, वियोजन का मतलब क्या होता है? वियोजन का मतलब? वियोजन। हाँ वियोजन मतलब हो सकता अलग होना, टूटना। टूटना। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे नहीं कहते हैं कोई चीज़ डिकम्पोज होना, ऐसे ब्रेड हमने रख दिया 1 दिन 2 दिन तो लगता है सड़ने, कहता है डिकम्पोज हो रहा है, यानी कि टूट रहा है। तो यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें कोई एक पदार्थ छोटे छोटे पदार्थों में टूट जाता है। क्या कहेंगे वियोजन अभिक्रिया को? वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसके अंदर एक पदार्थ छोटे छोटे पदार्थों में टूटने लगता है। कुछ भी हो, जैसे आप मान लीजिए कोई चीज़ जला रहे हैं, तो जलाने के दौरान तो वहाँ पर हम उसको तोड़ नहीं रहे हैं ना, नहीं, वहाँ पर जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जाके जुड़ जा रहा है। जैसे हमने यहाँ पे कोयले को जलाया, जब कोयला ऑक्सीजन के साथ जल रहा था तो जलने के दौरान इसके अंदर ऑक्सीजन जाके जुड़ रहा था। यहाँ पर ऑक्सीजन था? नहीं था। यहाँ पर कहाँ ऑक्सीजन है? यहाँ पर सिर्फ आपका कार्बन है, ये सिर्फ कार्बन है, ऑक्सीजन नहीं है इसके पास। लेकिन जैसे ही हमने इसको जलाया तो यहाँ पे क्या जाके ऐड हो गया? ऑक्सीजन। तो ये बन गया ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसे वियोजन कहेंगे? नहीं, ये तो संयोजन था, अभी हमने इसके पहले पढ़ा है। वियोजन वह होगा जिसके अंदर टूट करके 2 पदार्थ का निर्माण हो। ठीक है, अब वियोजन अभिक्रिया इसे भी आप कह सकते हैं, लेकिन इधर से नहीं जाना है, अब इधर से जाना है। यानी कि अब हम ले रहे हैं H2O और H2O को अगर हम तोड़ रहे हैं, देखो अब तीर सिर्फ इस पार लगा रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसे तोड़ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग करते हैं तो क्या हो गया? वियोजन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने देखा कि पानी जो था ये पानी टूट गया हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो हमने यही कहा कि वह रासायनिक अभिक्रिया इसमें एक पदार्थ छोटे छोटे पदार्थों में टूट जाता है, वो क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया। आप हाइड्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला जानते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, इसका फार्मूला क्या होता है? H2O2। देखो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है बस, पानी का फार्मूला H2O और हाइड्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला H2O2। अब इस H2O2 को भी अगर तुम तोड़ना चाहोगे, ये नीचे वर्ड बना लेगा H2O प्लस O2। अब यहाँ पर भी वही बात हुई कि हमने इस पानी को तोड़ दिया, सॉरी हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ दिया पानी में और ऑक्सीजन में, ये भी कौन सी अभिक्रिया होगी? वियोजन अभिक्रिया होगी। हम लेते हैं सिल्वर क्लोराइड Ag मतलब सिल्वर, बोला क्लोराइड यहाँ पे लगा दिया Cl, तो क्या हो गया? AgCl। जब इस AgCl को आप तोड़ेंगे ये बनाएगा सिल्वर और क्लोरीन गैस। देखो यहाँ पर सिर्फ Cl अकेला था ना यहाँ पे Cl, और यहाँ पे Cl क्या हो गया? Cl2 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर गैस निकला है। गैस हमेशा किस फॉर्म में होता है? H2 के फॉर्म में होता है, यानी कि अणु के फॉर्म में होता है। H2N2O2 नहीं देखते हैं, लास्ट में 2 लगा हुआ होता है। तो AgCl जब टूटा तो Ag और Cl2 में टूट गया। इसको भी संतुलित हम लोग करेंगे। Ag कितना है इस पर? 1। इस पर Ag कितना है? 1। इस पर क्लोरीन कितना है? 2। इस पर क्लोरीन 1। तो किधर संतुलित करना पड़ेगा? इधर। तो इधर कितना लगाते हैं आगे? 2। आगे अगर हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो संतुलित हो गया। क्लोरीन हमारा 2 हो गया, सिल्वर भी 2 करना है, इधर तो 2 है सिल्वर, इधर कितना है? 1। यहाँ पे 2 लगा दीजिएगा, ये भी हमारा क्या हो गया? संतुलित हो गया। तो हमने 2 चीजें यहाँ सीखी, वही संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर कोई पदार्थ आपस में जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसके अंदर पदार्थ टूट करके छोटे छोटे पदार्थों में बदल जाते हैं।